डोंट वॉच दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को मत देखना। क्यों? बिकॉज पावर इज अ सोशल गेम एंड पावर हासिल करने के लिए किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, किस तरह लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है एंड किस तरह उनकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, ये मैं ऑलरेडी इस सीरीज के पहले पार्ट में बता चुका हूं। उस वीडियो में मैंने फर्स्ट 5 लॉज ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया था एंड आज इस वीडियो में मैं अगले 4 लॉज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो अगेन पावर हासिल करने की कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में है। So go watch the first part and then watch this video. Let's start. Law number 6. When asking for help, appeal to their interest, not their mercy. ये एक रियल स्टोरी है आज से लगभग 2400 साल पहले की। पेलोपोनेशियन वॉर के शुरुआत से जस्ट पहले की बात है। उस दौरान एंशिएंट ग्रीस के 2 रीजन्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका था और युद्ध बस होने ही वाला था। ये कॉन्फ्लिक्ट था कॉरिंथ नाम की एक ग्रीक सिटी और कॉर्सेरा नाम के एक आइलैंड के बीच। अब उस दौरान एथेंस, जो कि आज ग्रीस का कैपिटल भी है, वो एंशिएंट ग्रीस का एक पावरफुल रीजन था एंड इन दोनों रीजन्स को भी पता था कि अगर लड़ाई हुई तो एथेंस जिसे भी सपोर्ट करेगा, लड़ाई तो सिर्फ वही जीतेगा। सो पावर हासिल करने के लिए कॉरिंथ और कॉर्सेरा, इन दोनों को ही एथेंस के सपोर्ट की जरूरत थी। अब शुरू होता है असली लेसन, ध्यान से सुनना। देखो, सिचुएशन का अंदाजा लगते ही दोनों रीजन्स ने अपने अपने एम्बेसडर्स को एथेंस से सपोर्ट मांगने के लिए भेजा। सबसे पहले कॉर्सेरा के एम्बेसडर ने अपनी बात रखनी शुरू करी और सीधा यही बोला कि देखो, हम जानते हैं कि आज से पहले कॉर्सेरा और एथेंस के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और इनफैक्ट कॉर्सेरा एथेंस के दुश्मनों के साथ अच्छे संपर्क में था। हमने आज से पहले एथेंस का कभी साथ नहीं दिया है, लेकिन आज हम एथेंस से सपोर्ट मांगने इसलिए आए हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम कॉर्सेरा की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, बट हमें इतना जरूर पता है कि कॉर्सेरा की नेवी अभी सबसे बड़ी है एंड हमारी नेवी ही कॉर्सेरा की ताकत है जो किसी और रीजन के पास नहीं है। एंड अगर एथेंस हमारा साथ देता है तो ये नेवी एथेंस के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बस ये कहने के बाद कॉर्सेरा का एम्बेसडर चुप हो गया। अब बारी थी कॉरिंथ के एम्बेसडर के बोलने की। कॉरिंथ के एम्बेसडर ने सीधा एथेंस को ये याद दिलाना शुरू कर दिया कि पास्ट में कॉरिंथ ने एथेंस के लिए कितना कुछ किया है, कैसे उन्होंने पास्ट में एथेंस की हेल्प की है। बट ये बोलते ही उस एम्बेसडर ने ये भी बोल दिया कि अब अगर एथेंस कॉरिंथ को छोड़कर कॉर्सेरा का साथ देता है तो ये चीज एथेंस की इज्जत के लिए बहुत खराब होगी और बाकी रीजन्स का एथेंस की लॉयल्टी पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि एथेंस कॉरिंथ का साथ दे, कॉर्सेरा का नहीं। फिर ये स्पीचेस खत्म हुई और एथेनियंस ने वोट डालना शुरू किया। और क्या लगता है आपको, एथेंस ने किसका साथ दिया होगा? एथेंस ने फाइनली कॉर्सेरा का साथ दिया, क्योंकि पावर हासिल करने के लिए अगर आपको किसी दूसरे पावरफुल इंसान से हेल्प चाहिए ना, तो आप उसे अपना एहसानमंद बताकर हेल्प नहीं ले सकते। फिर भले ही पास्ट में आपके रिलेशन अच्छे ही क्यों ना रहे हो, क्योंकि पावर हासिल करना और पावर में बने रहना एक ऐसी गेम है जिसे जो भी खेलता है वो इमोशन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल में क्या फायदेमंद होगा इस बारे में ज्यादा सोचता है। इसलिए भले ही पास्ट में कॉर्सेरा और एथेंस के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि एथेंस के फ्यूचर के लिए कॉर्सेरा ज्यादा फायदेमंद था, इसलिए एथेंस ने कॉर्सेरा का साथ दिया और यही चीज आपको हमेशा याद रखनी है। नाउ लॉ नंबर 7, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज योर पावर एंड रिस्पेक्ट। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है स्कार्सिटी का। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मार्केट में जब प्याज थोक के भाव में पड़ा होता है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो प्याज का प्राइस नॉर्मल होता है, राइट? इनफैक्ट सब्जी वाले अपना माल बेचने के लिए, ताकि उनका स्टॉक खराब ना हो जाए, वो डिस्काउंट भी दे देते हैं। लेकिन इसी प्याज का भाव एकदम से बढ़ जाता है जब मार्केट में प्याज की सप्लाई कम हो जाती है। तो लोग महंगे प्राइस पर भी इसी प्याज को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अगर अपना भाव बढ़वाना है तो अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। सो द रूल इज, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड कर दो, क्योंकि जो ज्यादा अवेलेबल रहता है लोग उसे पावरफुल नहीं बल्कि फॉर ग्रांटेड समझते हैं। इसलिए कम देर के लिए अवेलेबल रहो, बट जितनी देर भी रहो एक इम्पैक्ट छोड़कर आओ। नाउ लॉ नंबर 8, वर्क ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। इस लॉ को समझाने के लिए मैं आपको अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। ये बात है आज से लगभग 1800 साल पहले की। उस दौरान एंशिएंट चाइना में एक स्टेट था शू एंड इस स्टेट के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट एंड चीफ मिनिस्टर का नाम था शूको लियांग। एक दिन शूको लियांग को खबर मिलती है कि इनके स्टेट शू पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। दरअसल शू के नॉर्थ में पड़ता था किंगडम ऑफ वी और ये हमला यहीं से होने वाला था। लेकिन शू के लिए सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वी ये अटैक अकेले नहीं करने वाला था। दरअसल वी ने शू के साउथ में पड़ने वाले कुछ खतरनाक स्टेट्स के साथ एक अलायंस फॉर्म कर लिया था और वी का प्लान था कि पहला अटैक साउथ की तरफ से किया जाएगा। उस दौरान साउथ में पड़ने वाले इन स्टेट्स के रूलर का नाम था किंग मेंगुओ
ये सुनते ही शू के रूलर शुको लियांग ने किंग मेंगुओ के स्टेट पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। वो साउथ की तरफ चलने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उनके स्टेट के सबसे वाइज और बुजुर्ग इंसान ने उन्हें रोक लिया और एक सलाह दी। ध्यान से इस सलाह को सुनना, आगे की कहानी इसी पर बेस्ड है। उसने कहा कि लियांग, अगर तुम मेंगुओ पर हमला करोगे और मान लो अगर तुम उसके एक स्टेट की आर्मी से जीत भी जाते हो और फिर नॉर्थ की तरफ वी की आर्मी से लड़ने चले भी जाते हो, तो फिर भी कुछ टाइम बाद मेंगुओ साउथ की तरफ से फिर तुम पर हमला कर देगा। मेंगुओ जिस तरह का इंसान है वो कभी रुकेगा नहीं, वो बार बार तुम पर हमला करते रहेगा। उसने कहा कि किसी राज्य को जीतने से अच्छा यही है कि तुम लोगों के दिल को जीतो, हथियारों से खेलने के बजाय दिल से खेलो। ये सलाह लियांग को अच्छी लगी और उसने तुरंत इस पर अमल किया और साउथ की तरफ से अटैक का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही किंग मेंगुओ ने साउथ से हमला किया तो कुछ ही समय के अंदर लियांग ने उसकी आर्मी और यहाँ तक कि मेंगुओ को भी अपने ट्रैप में फंसा लिया और सबको बंदी बना लिया। अब यहाँ से शुरू होता है असली लेसन। देखो, लियांग ने उस वाइज मैन की बात याद रखी और किसी को भी मारने के बजाय सबसे पहले मेंगुओ को उसकी आर्मी से अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया। फिर वो खुद मेंगुओ की आर्मी के पास गया और क्योंकि उसने सबको कैद किया हुआ था तो इसलिए उसने बोला कि देखो, मुझे एहसास है कि तुम लोग भले ही यहाँ कैद हो और लड़ने के लिए तैयार हो, पर तुम्हारे घर पर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। उन्हें शायद ये आस होगी कि तुम सही सलामत घर लौटाओ। मैं तुम्हारे बच्चों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो, इसलिए मैं तुम सबको रिहा करना चाहता हूँ ताकि तुम अपने बच्चों से मिल सको। और बस इतना ही नहीं था, उसने उन सभी बंदियों को भेजने से पहले उनकी खूब खातिरदारी करी, उन्हें खूब अच्छा खाना खिलाया और उनका ध्यान रखा। इसके बाद वो मेंगुओ से बात करने गया। उसने मेंगुओ से पूछा कि अगर मैं तुम्हें रिहा कर देता हूं तो तुम क्या करोगे। मेंगुओ ने कहा कि मैं अगली बार तुम पर फिर से वार करूंगा और अगर तब भी मैं नाकामयाब रहा तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। अब सोचो क्या हुआ होगा। ये सुनने के बाद भी लियांग ने उसे रिहा कर दिया। अब कुछ टाइम बाद वही हुआ जो मेंगुओ ने कहा था। उसने फिर से हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो मेंगुओ ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके खुद के सैनिक मेंगुओ के खिलाफ थे, उन्हें लियांग पर हमला करना मंजूर ही नहीं था। इसलिए हमला होता इससे पहले ही उसके सैनिकों ने खुद मेंगुओ को उठाकर लियांग के सामने फेंक दिया। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई। लियांग ने फिर उसी शर्त के साथ मेंगुओ को रिहा कर दिया और मेंगुओ ने उसके बाद भी करीबन 6 बार लियांग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो नाकामयाब रहा क्योंकि उसके सैनिक दिल से लियांग की रिस्पेक्ट करने लगे थे। और 7वीं बार जब लियांग ने मेंगुओ को बंदी बनाया तो मेंगुओ खुद लियांग के सामने घुटने टेक कर रोने लगा और कहा कि मैं आज से आपको अपनी लॉयल्टी का प्रॉमिस देता हूँ, मैं कभी भी आपके स्टेट शू और आपकी सेना पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सो द लेसन इज कि पावर की गेम सिर्फ हथियार से लड़कर नहीं जीती जाती, कई बार आपको लोगों के दिल को जीतना पड़ता है। एंड जैसा कि आपने देखा, अगर शू हथियार से लड़ता तो वो एक बार जीत जरूर जाता, लेकिन मेंगुओ और सैनिकों का दिल जीतकर वो हमेशा के लिए जीत गया। नाउ लॉ नंबर 9, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। पावर हासिल करने की पूरी गेम इस एक लॉ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, इसलिए इस लॉ को थोड़ा ध्यान से समझना। ये कहानी है 13th सेंचुरी के शाह ऑफ ख्वारिज्म मोहम्मद की, जिसने कई लड़ाइयां लड़ने के बाद अपना साम्राज्य बनाया था, जो कि टर्की से लेकर साउथ ऑफ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और इस एम्पायर का कैपिटल था समरकंद। शाह की आर्मी भी काफी पावरफुल थी, वो एक ही दिन में 2 लाख वॉरियर्स को युद्ध के लिए तैयार कर सकता था। अब साल 1219 में मोहम्मद को एक ऑफर आता है। जेंगिस खान, जो कि मंगोलियन एम्पायर का राजा था, उसने ये ऑफर भेजा था। ऑफर था सिल्क रूट को रीओपन करने का और खान इस रूट को मोहम्मद के साथ शेयर करना चाहता था। अपने इस ऑफर को भेजते वक्त जेंगिस खान ने कई अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी भेजे थे, लेकिन मोहम्मद को खान कौन है इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि जेंगिस खान है कौन, और उसने खान को एक आम इंसान, एक छोटा इंसान समझते हुए उसका ऑफर ठुकरा दिया। पर जेंगिस खान ने बुरा नहीं माना, उसने फिर से ऑफर भेजा और इस बार 100 ऊंट भेजे एज ए गिफ्ट। लेकिन इस बार ये गिफ्ट मोहम्मद के पास पहुंचते इससे पहले ही उसके गवर्नर ने वो तोहफा अपने लिए रख लिया और मैसेंजर को मार दिया। अब जेंगिस खान ने एक बार फिर से अपना ऑफर भेजा और कहा कि इस बार आप प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना और साथ ही साथ अपने गवर्नर को पनिश भी करना क्योंकि उसने मेरे मैसेंजर को मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस बार तो मोहम्मद ने खुद एक मैसेंजर को मार दिया और बाकी 2 मैसेंजर्स को टकला करके वापस भेज दिया। अब ये देखने के बाद जेंगिस खान को गुस्सा आ गया और उसने मोहम्मद को एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, यू हैव चोजन वॉर। जेंगिस खान ने युद्ध का ऐलान कर दिया और फिर 1220 में जेंगिस खान ने इलांचक पर हमला कर दिया और उस गवर्नर को कैप्चर कर लिया।
और उसके सिर पर मॉल्टन सिल्वर मतलब पिघली हुई चांदी डालने की सजा सुनाई। एंड इसके बाद 1 साल के अंदर ही जेंगिस खान ने मोहम्मद के ऊपर कई बार हमले किए और बस कुछ ही समय के अंदर समरकंद पर कब्जा कर लिया। पकड़े जाने के डर से मोहम्मद वहां से भाग गया और फिर जेंगिस खान इकलौता राजा था समरकंद, सिल्क रूट और नॉर्दर्न एशिया का। सो द लेसन इज कि अगर पावर हासिल करने की गेम खेलनी है तो पहले ये सीख जाओ कि पावरफुल वो नहीं होता जो हमेशा लड़ाई का रास्ता अपनाए, क्योंकि कभी ना कभी आपसे कई गुना ताकतवर इंसान आपका ओपोनेंट होगा और तब अगर आपने लड़ाई का रास्ता चुना तो आपकी बची कुची पावर भी दांव पर लग जाएगी। लेकिन अगर आपने तब समझौते का रास्ता चुना तो आपकी पावर उस दूसरे पावरफुल इंसान से हाथ मिलाने के बाद कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए ऑलवेज नो हु यू आर डीलिंग विद। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त हुई। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।